हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 12 अगस्त 2021 के। तो आप यहां पे दो इमेजेस देख रहे हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक आपने जरूर देखना है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर कर सकते हैं आप 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए। दोनों ही की सब्सक्रिप्शन का जो प्राइस है वो बहुत ही कम है। एक बार आप चेक करके देखें, आप खुद कहेंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें खास बात क्या है कि 90 से 95% तक वो करंट अफेयर्स कवर होंगे जो आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। चाहे वो कोई भी एग्जाम है, आप एसएससी का दे रहे हो, अपना स्टेट पीएससी दे रहे हो, तो आपको वो करंट अफेयर जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन हम ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन होगा जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा। वीकली में भी दोस्तों 3 तरह के सेक्शंस होंगे, डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक होगा क्विज सेक्शन जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली सेक्शन में आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। एक में डिटेल करंट अफेयर्स होंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे, बेस्ट 100 करंट अफेयर्स होंगे वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और एक होगा दोस्तों पॉकेट पीडीएफ, मतलब आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको रिवाइज करने में आपके करंट अफेयर्स हेल्प करेंगे, मतलब एग्जाम से पहले आप इसका यूज कर सकते हो। और दोस्तों, साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को भी कवर कर सकते हो। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लेके आए आपके लिए, ताकि एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होंगी आपको एक पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो जिस भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं आप यहां से कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 चीजें मिल जाएंगी। अगर आप डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करना चाहते हो सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, तो यहां से कर सकते हो और क्विज भी दे सकते हो, मतलब अपना आपको टेस्ट भी कर सकते हो। हर महीने बैंकिंग और मंथली इकोनॉमी का जो है क्विज होता है एप्लीकेशन के ऊपर, वो अटेम्प्ट करें आप। और दोस्तों, जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का, वो एक ही पीडीएफ से अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हो। स्पेशल करंट अफेयर में आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट पीएससी क्यों ना हो, हमारे करंट अफेयर में आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे और हम स्टेट करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। और खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिलेंगी, कोई अलग अलग प्राइस आपसे नहीं लिया जा रहा। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है लिंक से, उसके बाद लॉगिन कर लेना है और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं जो बिगनर्स हैं जो अभी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करें, तो मैं गाइड करूंगा कि यार 2 महीने की सब्सक्रिप्शन ले, प्राइस बहुत ही कम है। और ऊपर से आप देख सकते हो कि हमारी फ्रीडम सेल चल रही है जिसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। 70% आपको डिस्काउंट मिल रहा है जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है। और दोस्तों, 16 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, इसको आप अवेल कर सकते हो। इतने कम प्राइस पे आपको कभी भी करंट अफेयर जो है वो नहीं मिलेंगे। तो अभी आप इसको डिस्काउंट का फायदा ले सकते हो और उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10। और गाइस, आपको अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे और इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 12 अगस्त 2021 का। लेकिन यार, सारे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन जरूर कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। IF इंडियन एयरफोर्स बिल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो टावर बनाया गया है, कौन सी स्टेट और यूटी में बनाया गया, जो कि वर्ल्ड में वन ऑफ द हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट नहीं है दोस्तों, वन ऑफ द हाईएस्ट है, मतलब और भी हैं हाईएस्ट। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये बनाया गया कहां पे? लद्दाख में। और लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे कि इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह का जो है वो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो टावर बनाया है लद्दाख के अंदर। और आप देख सकते हो मेन पर्पज इसका क्या है कि जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं उनको डायरेक्शन, उनको कंट्रोल करना, उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करना ईस्टर्न लद्दाख एरिया के अंदर। और साथ में चाइना की एक्टिविटीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। कौन से एरिया में? पैनगोंग लेक के आसपास, मतलब पैनगोंग सो लेक के आसपास जो है, जो लद्दाख का ये एक रीजन है, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर बना हुआ है। अगर आप देखोगे ये दोस्तों, आपको दिख रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको दिखेगा पैनगोंग लेक। तो यहाँ पे ये टावर जो है मतलब हेल्प करेगा कि चाइना की कौन सी एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं उसको रोका जा सकता है। और यहीं पे आप एक और भी देख रहे हो, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो सियाचिन ग्लेशियर, ये देख रहे हो आप सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कराकोरम रेंज, जो कि नदर मोस्ट रेंज है आप कह सकते हो, वहां पे स्थित है। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है दोस्तों, और इसको थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे भी गतिविधियां जो है वो हम निगाह रख सकते हैं, इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। पैनगोंग सो लेक तो है ही है, और आप याद रख सकते हो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। हाईएस्ट मतलब एल्टीट्यूड पे हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। तो ये आपने याद रखना है दोस्तों, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। और इंडिया वैसे भी जो है वो मतलब प्लान कर रहा है कि हम और एयरफील्ड जो है वो डेवलप करें, खास करके इस ईस्टर्न लद्दाख एरिया के अंदर, ताकि ये चाइना की जो गतिविधियां हैं यहाँ पे उनको कंट्रोल किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना है। और लद्दाख के बारे में याद रखोगे, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या ल्यूटिनेंट गवर्नर कौन है? राधाकृष्ण माथुर। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा हेमिस नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट टबैको यूजेस अमंग स्टूडेंट? तो दोस्तों एक सर्वे आता है हमारे पास, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है। उस सर्वे में ये बताया जाता है कि जो 13 से लेके 15 साल के युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो कितना टबैको यूज कर रहे हैं और कौन सी स्टेट में उसकी मात्रा हाईएस्ट है जिसमें बच्चे इस टबैको को यूज कर रहे हैं 13 और 15 साल के बीच में। और दोस्तों आपको शायद जान के हैरानी होगी, ये है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कौन सी? अरुणाचल प्रदेश। मैक्सिमम है दोस्तों इसके अंदर। अगर आपको दूसरी स्टेट पूछ लें तो मिजोरम है। अगर दोस्तों आपको मिनिमम पूछा जाए, मतलब सबसे कम जो है वो यूजेस कहां पे होती है टबैको की स्टूडेंट्स के बीच में, जो 13 से 15 साल के बीच में है, तो हिमाचल प्रदेश पहले पे है। दूसरे पे मिनिमम वाइज कौन है? कर्नाटका। लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, तो आप देख सकते हो हेल्थ मिनिस्टर है जो हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी, इससे पहले जो थे हमारे पास वो रिजाइन कर चुके हैं, और अब ये नए हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक सर्वे निकाला है GYSTS4, मतलब ये 4th नंबर का सर्वे है, जिसको कहते हैं ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे इंडिया 2019 जो है वो ये डाटा निकाला गया। और इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग चीजें सामने आई हैं। सबसे पहले आपने ये रखना है, ये ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे है दोस्तों, 4th राउंड है इसका, जो कि 2019 का है। ये आप याद रखोगे। इसमें 13 से लेके 15 साल के जो बच्चे, मतलब जो 8वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा के बीच में पढ़ते हैं, उनका एक सर्वे निकाला जाता है। वो आप कह सकते हो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी, वो जेंडर के अकॉर्डिंग भी, स्कूल की मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, उसके अकॉर्डिंग ये रिलीज किया जाता है। और हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने उसको रिलीज किया है। तो इसके अंदर एक तथ्य सामने आया हमारे पास कि 38% बच्चे जो हैं वो सिगरेट स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं 10 साल की उम्र से पहले पहले। तो ये बहुत आप कह सकते हो कि हैरान करने वाला डाटा है। और 47 मतलब 47% जो है वो बीड़ी जो है वो आप कह सकते हो कि पीना स्टार्ट कर देते हैं। और 52% जो है वो स्मोकलेस टबैको जो है वो यूज करना स्टार्ट कर दे। मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में जो 10 साल से कम कम आयु के बच्चे हैं वो इसको स्टार्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं से। वो आप कह सकते हो कि किसी की संगत के कारण या किसी भी तरह से वो उसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सर्वे एक अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हमने किस तरह से टबैको को कंट्रोल करना है, और किस तरह से हम इसको और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं ताकि बच्चे इसका यूज ना कर सकें। और ये जो दोस्तों ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे है, ये 2019 में कंडक्ट किया गया। किसके द्वारा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। कौन कंडक्ट करता है इसको? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, जो कि कहां पे स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, मुंबई में स्थित है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसको लिया जाता है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, 13 से लेके 15 साल के बच्चों का ही डाटा जो है वो उसमें लिया जाता है। और आप कह सकते हो कि टोटल बच्चे जो 13 और 15 साल के बीच में, उसमें 8.5% बच्चे जो टबैको यूज करते हैं। तो ये डाटा हमारे सामने है। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश, जिसमें स्टूडेंट्स करते हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम, सबसे कम हिमाचल प्रदेश है। दूसरे नंबर पे कम कौन सी है? कर्नाटका। तो सिंपल इतना याद रख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों हम हेल्थ मिनिस्टर की बात करें, मनसुख मंडाविया जी, तो बिल्कुल याद रखेंगे 2-3 चीजें। मनसुख मंडाविया जी जो है वो नए हेल्थ मिनिस्टर जरूर हैं, लेकिन इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद रखोगे दोस्तों, राज्यसभा के मेंबर हैं कहां से? गुजरात से। तो बाकी सारी चीजें कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आपने 2-3 चीजों के फैक्ट जो है वो यहाँ पे खास तौर से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों नेशनल पार्क आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आपको पैके टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। कौन सा? पैके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। और यहीं पे दोस्तों आपको मिलेगा अरुणाचल के अंदर नामदाफा नेशनल पार्क। नामदाफा नेशनल पार्क। यहीं पे आपको मिलेगा मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020? ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है दोस्तों, क्योंकि ये इंडेक्स की जो रैंकिंग है वो 3 साल में एक बार आती है। ट्राईइनियल इंडेक्स है, मतलब 3 साल में एक बार। आपने बाईइनियल सुना होगा, ट्राईइनियल शायद कभी ना सुना हो। तो 3 साल में सिर्फ एक बार जो है वो रैंकिंग की जाती है, और यह है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर से यूथ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें इंडिया का स्थान बहुत पीछे है, 1 सेकेंड मतलब 122nd रैंक है, 122वां स्थान है 181 कंट्रीज में से। तो आप देख सकते हो इंडिया का रैंक 122वां रैंक है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट, वो इसको निकालता है। तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्राईइनियल 3 साल के बाद एक रैंकिंग निकालती है, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। कितनी कंट्रीज में से निकाला गया? 181 कंट्रीज में से निकाला गया। 6 फैक्टर्स के बेसिस पे इसको निकाला जाता है, जैसे आप कह सकते हो हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, पॉलिटिकल एंड सिविक पार्टिसिपेशन के बेसिस पे, पीस एंड सिक्योरिटी, इक्वालिटी, तो इन चीजों के बेसिस पे निकाला जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि आप कह सकते हो कि पीस एंड सिक्योरिटी को भी लिया गया है और इक्वालिटी एंड इंक्लूजन को भी लिया गया है। ये पहली बार लिया गया, अदरवाइज 4 फैक्टर के बेसिस पे लिया जाता था। और इससे पहले ये रैंकिंग दोस्तों जारी की गई थी 2016 में, उसमें इंडिया का स्थान और भी पीछे था, 134 था। मतलब अब हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, क्योंकि अब रैंक जो है वो 122nd है। और कौन सी कंट्री ने टॉप किया इसके अंदर? सिंगापुर ने टॉप किया है यूथ डेवलपमेंट के अंदर, पहली बार हुआ ऐसा। दूसरा स्थान स्लोवेनिया के पास है, तीसरा स्थान जो है वो नॉर्वे के पास है। याद रह गया तो ठीक है दूसरा और तीसरा, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगापुर ने टॉप किया, ये आपने जरूर याद रखना है। और लास्ट एडिशन में बता चुका हूं 2016 में, इंडिया का स्थान भी बता चुका हूं। और बॉटम कंट्री कौन सी है दोस्तों इस इंडेक्स के अंदर? चेड कंट्री है, जो कि कहां पे मिलेगा आपको? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर मिल जाएगा, और इसका 181 स्थान है। मैं आपको बता चुका हूं टोटल कंट्रीज जो 181 में से आंका गया है। और इसमें जो डाटा लिया गया है वो 2010 से लेके 2018 तक का डाटा जो है वो इसमें लिया गया है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। याद रखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई हाथ रख के याद करना है। याद रखने का मतलब है कि आपके जहन में होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी अगर आपको याद रह जाती है तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शंस देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप देख रहे हो 135th, ये इंडिया का रैंक आया है दोस्तों रिसेंटली ग्लोबल पीस इंडेक्स के अंदर। याद रखना है कौन से इंडेक्स के अंदर? ग्लोबल पीस इंडेक्स, जो कि एक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो है वो इसको पब्लिश करता है। कौन सी कंट्री जो है वो इसमें टॉप करती है? आइसलैंड जो है वो इसमें टॉप करता है। नेक्स्ट है 43rd रैंक दोस्तों, याद रखना है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 में ये इंडिया का स्थान है, और इसको इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट पब्लिश करता है। और कौन सी कंट्री ने इसके अंदर टॉप किया? स्विट्जरलैंड के अंदर। 142nd, यह सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। कौन सा? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, और इसमें कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? नॉर्वे ने। और इस ये मतलब इंडेक्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो रिलीज करती है, जिसका नाम है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो याद रखना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिक सा नाम है। तो इसमें इंडिया का स्थान बहुत ही पीछे चला गया, 142nd है, कि प्रेस को फ्रीडम नहीं मिलती, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम बात करें सबसे ज्यादा फ्रीडम कौन देता है? नॉर्वे देता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा पेमेंट बैंक जो है वो इंडिया का ऐसा पहला बैंक बन चुका है जिसने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे ज्यादा 1 करोड़ फास्टैग जो है वो उसने इशू किए हैं? मतलब 1 करोड़ फास्टैग इशू कर दिए दोस्तों। और एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का डाटा क्या कहता है कि टोटल अब तक 3.47 मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ जो है वो फास्टैग्स इशू हुए हैं जून 2021 तक। और आप आइडिया लगा लो कि इसमें से 1 करोड़ सिर्फ कौन सा पेमेंट बैंक करता है? पेटीएम पेमेंट बैंक। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, सी आंसर जो है वो आपको मिलेगा। और एनपीसीआई का डाटा देखोगे ऑलमोस्ट 28% शेयर है दोस्तों फास्टैग इश्यूअर बैंक के अकॉर्डिंग। और जो ये पेमेंट बैंक है हमारे पास, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्वायरर है टोल प्लाजास का, मतलब सबसे ज्यादा टोल प्लाजा इन्होंने एक्वायर किए हुए हैं अंडर द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्लेटफॉर्म। क्योंकि अगर आप देखोगे एनपीएससी का डाटा ही अगर हम देखते हैं, 851 टोल प्लाजा दोस्तों जो आप कह सकते हो नेशनल हाईवेज पे या स्टेट हाईवेज पे स्थित हैं, उसमें से 280 आप कह सकते हो टोल प्लाजास जो हैं वो उसमें पेमेंट जो वो किसके थ्रू होती है? पेटीएम के थ्रू ही होती है। तो मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो इनका है। और पेटीएम के बारे में याद रखोगे, पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों विजय शेखर शर्मा जो हैं वो इसके फाउंडर हैं, और इसको कब स्टार्ट किया गया था? 2015 के अंदर। और दोस्तों याद रखना है पेटीएम पेमेंट बैंक की पेरेंट कंपनी जो है वो कौन सी है? 197, ये याद रखना है, कई बार काफी बच्चे इसको यूज करते होंगे, 197।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट हैज ऑनर्ड विद 4 स्कॉच अवार्ड्स, 4 उनको स्कॉच अवार्ड्स मिल गए हैं। एक आप कह सकते हो कि स्कॉच फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छी स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको ये स्टेट को अवार्ड मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैटेगरी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बिजनेस के साथ जुड़े होंगे उस स्टेट के अंदर। तो 4 स्कॉच अवार्ड्स मिले हैं बेस्ट स्कीम्स के लिए अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, जिसमें बिजनेस को बढ़ावा मिला है। और उस स्टेट का दोस्तों नाम क्या है? वेस्ट बंगाल। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्कॉच फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया ताकि टॉप परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को यह अवार्ड दिया जा सके, और ये मिला है वेस्ट बंगाल को। आप देख सकते हो प्लेटिनम अवार्ड जो है वो शिल्प साथी प्लेटफॉर्म को मिला है, एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें जो हाथ से सामान बनाते हैं उनको इसके साथ जोड़ा जाता है और उनका जो इनकम है वो बढ़ता है। गोल्ड अवार्ड जो है वो ऑटो रिन्यूअल ऑफ इनलिस्टमेंट थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ अर्बन एरियाज है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, खास करके म्युनिसिपैलिटीज की जो सर्विसेज हैं वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। सिल्वर अवार्ड जो है वो आप कह सकते हो स्कीम फॉर ऑनलाइन इश्यूएंस ऑफ ट्रेड लाइसेंस है, ताकि आप ऑनलाइन ही जो है वो ट्रेड लाइसेंस को अगर ले लोगे तो रूरल एरियाज में तो आपको बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक है ई नत्थीकरण, मतलब आप हिंदी वाले तो समझ सकते हो इसको, मतलब ऑनलाइन ही जो है वो आप पेपर्स को क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो साथ में, और रजिस्ट्रेशन प्रेपरेशन सबमिशन करनी है डीड्स की लैंड के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इससे बिजनेस को बढ़ावा मिला है। लेकिन आपको ये सारा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना याद करें कि ये वेस्ट बंगाल स्टेट है और इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। और वेस्ट बंगाल के आपको पता ही है गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जी, याद रखेंगे जगदीप धनखड़ जी। और दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ की? ममता बनर्जी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तो बहुत हैं दोस्तों। बक्सा टाइगर रिजर्व आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सुंदरबन तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहीं पे आपको गोरुमारा भी मिल जाएगा, गोरुमारा नेशनल पार्क। महानंदा दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा, महानंदा। और यहीं पे आपको मिल जाएगा जल्दापाड़ा, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क। तो ये सारे के सारे कहाँ पे हैं? वेस्ट बंगाल में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये काम जरूर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रीडम सेल का फायदा उठा लो दोस्तों, 16 अगस्त तक आप इसका फायदा उठा सकते हो। 70%, मतलब ये मैक्सिमम है जो आज तक दिया जा रहा है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। ऊपर से आप ASH10 कोड का यूज करके 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो अभी इसी ऑफर का फायदा उठा लें। जेके टायर जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने एक बंदे को अपॉइंट किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे थोड़ा सा, कि टायर कंपनी है तो टायर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर इनमें से कौन बन सकता है? तो अगर देखो जो कार को चलाता होगा वहीं जो है वो क्या बन सकता है यहाँ पे? वहीं बन सकता है यहाँ पे इसका ब्रांड एम्बेसडर। और कार को कौन चलाता है यार? नारायण कार्तिकेयन, फार्मूला 1 ड्राइवर है इंडिया के, और आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट फार्मूला 1 ड्राइवर फ्रॉम इंडिया। तो उनको यहां से चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो नारायण कार्तिकेयन है जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जेके टायर का। और आप कह सकते हो मतलब ये अलग अलग तरह के ब्रांड जो होंगे इस कंपनी के उसको प्रमोट करेंगे, खास करके जो कंपनी की टायर से रिलेटेड इनोवेशन और एक्सीलेंस है उसको क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। और नारायण कार्तिकेयन के बारे में आपको पता होना चाहिए 2-3 बातें, कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और फार्मूला 1 रेसिंग, मतलब फर्स्ट फार्मूला 1 रेसर हैं इंडिया के, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। और इन्होंने 2005 में अपनी पहली रेस के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको जो है वो पद्म श्री भी दिया, मतलब याद रख सकते हो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2010 में स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर। तो ये 3-4 चीजें आपने याद रखनी है। और साथ ही साथ आप कह सकते हो कि एक इटालियन ब्रांड बुल्गारी, इसको बी नहीं बोला जाता है, एंशिएंट में इसको यू बोला जाता है, बुल्गारी अपॉइंट्स प्रियंका चोपड़ा जोनस एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। मतलब आप कह सकते हो कि इसमें वुमेन एम्पावरमेंट, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, क्योंकि इसमें वुमेन प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अच्छे खासे जो है वो बेचे जाते हैं, तो बुल्गारी ने प्रियंका चोपड़ा को इस काम के लिए अपॉइंट किया है, मतलब एज ए ब्रांड एम्बेसडर इसको अपॉइंट किया है। तो याद रखना आपने। लेकिन बाकी जो 2 नाम देख रहे हो आप, इसमें रविंद्र जडेजा का आप देख रहे हो, रिसेंटली इनको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शू मेकिंग कंपनी, बहुत फेमस S6 एक जापानीज स्पोर्ट्स ब्रांड है, तो उन्होंने इसको अपॉइंट किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर। विश्वनाथन जो कि चेस के एक महारथी हैं, उनको अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड वाइड फंड की तरफ से, याद रखना है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इन्वायरमेंट, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया फॉर इन्वायरमेंट। तो ये आपने याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट 2 एम्बेसडर भी आपने यहाँ पे कर लिए हैं। हु लॉन्च्ड डिजिटल प्रयास एप्लीकेशन टू ऑफर लोन्स टू एंटरप्रेन्योर। देखो नाम क्या है? डिजिटल प्रयास, मतलब डिजिटली ही आपको क्या मिल जाया करेगा? लोन जो है वो मिल जाया करेगा।
और वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों ये किसकी तरफ से किया गया है, सिडबी की तरफ से किया गया है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली सिडबी ने एक और किया था दोस्तों, स्वावलंबन फंड, ये भी आपने याद रखना है, ये भी सिडबी का ही है। तो सिडबी लॉन्च डिजिटल प्रयास एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स, मतलब इसमें किस तरह से लोन जो है वो दिया जाएगा। जो भी लोन्स होंगे दोस्तों एंटरप्रेन्योर को दिए जाएंगे जिनकी इनकम जो है वो कम एरिया, मतलब आप कह सकते हो जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं, जिनकी इनकम जो है वो कम है। और एंड ऑफ द डे ये देखा जाएगा कि कौन से लोग इसमें आते हैं और डिजिटल लैंडिंग जो है वो ले सकते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, चाहे कस्टमर्स को ऑनलाइन लेके आना है, चाहे उनका केवाईसी करना है, चाहे उनको लोन प्रोवाइड करना है उनका क्रेडिट स्कोर देख के, या फिर कोई और एनालिटिक्स करने हैं लोन से रिलेटेड, कोई और डिटेल जाननी है, वो सारा का सारा क्या होगा, डेली बेसिस पे डिजिटली होगा। इवन जब उनको ऑनबोर्ड कर भी लिया जाएगा, उसको ले आएंगे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसके बाद उनके साइन चाहिए होंगे, मतलब पोस्ट डॉक्यूमेंटेशन में उनके साइन चाहिए होंगे, उनकी स्टैंप चाहिए होगी, तो वो भी दोस्तों ऑनलाइन ही की जाएगी। इसीलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया, डिजिटल प्रयास रखा गया है। और दोस्तों इसी के साथ सिडबी ने जो है वो बिग बास्केट, जो कि एक ग्रोसरी फर्म है जो कि ऑनलाइन आपको ग्रोसरी का सामान जो है वो घर में डिलीवर कर जाती है, उसके साथ भी टाई अप किया है। वो इसलिए ताकि जो बिग बास्केट का सामान देने आते हैं आपके घर में, वो अपना पैसा, मतलब वो जो खरीदेंगे, लाइक कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, ई बाइक्स खरीदना चाहते हैं, वो ई वैन्स खरीदना चाहते हैं ताकि पोल्यूशन भी ना हो, और वो वैन खरीदने के लिए लोन कहाँ से ले लें, पैसा कहाँ से ले लें, सिडबी से ले लें। तो आप देख सकते हो किस तरह से टाई अप्स हो रहे हैं। तो अर्बन एरियाज में अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पे, मतलब बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो बिग बास्केट के डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो ई बाइक्स को और ई वैन्स को खरीद सकें सिडबी से लोन लेके। तो ये जो टाई अप है वो किसके साथ हुआ है, बिग बास्केट के साथ हुआ है। और दोस्तों सिडबी के बारे में जरूर याद रखोगे, 1990 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो शिवा सुब्रमण्यम है, शिवा सुब्रमण्यम जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, हु बिकेम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ वोडाफोन इंडिया। वो ऑलरेडी जो हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो थे ही थे, अब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बन गए हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट है, मतलब रिसेंटली कुमार मंगलम बिरला जो है वो स्टेप डाउन कर चुके हैं, मतलब आप कह सकते हो कि वो रिजाइन कर चुके हैं अपने पद से, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का था। तो ये पद जो है वो किसने संभाला, बहुत ही फेमस एंटरप्रेन्योर हैं हिमांशु कपानिया जी, उनको ये पद जो है वो अब दिया गया है। मतलब अब नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वोडाफोन इंडिया के कौन है, हिमांशु कपानिया। और ये 4 अगस्त से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला जो है वो स्टेप डाउन कर चुके हैं एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, ये पोजीशन जो है वो आदित्य बिरला ग्रुप के पास आती है, क्योंकि 27% स्टेक जो है वोडाफोन इंडिया में आदित्य बिरला ग्रुप का है, तो इनकी तरफ से नॉमिनेट किया गया इनको। और वो आजकल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो थे ही थे, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बन चुके हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से नोट करना आपने। और नाम जो है वो हिमांशु कपानिया है। तो बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। नासिर कमल देख रहे हो आप, ये रिसेंटली डायरेक्टर जनरल लगाए गए हैं ब्यूरो ऑफ, याद रखना है कौन सा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एविएशन सिक्योरिटी। तो ये याद रखोगे आप, डायरेक्टर जनरल लगाया गया। सी विजय कुमार दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर लगाया गया एचसीएल टेक्नोलॉजीज का, क्योंकि रिसेंटली शिव नडार भी जो है वो स्टेप डाउन कर चुके थे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचसीएल। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एनवी रमन्ना है, उन्होंने लॉन्च की है मोबाइल एप्लीकेशन नालसा की। तो सबसे पहले तो ये बहुत पुराना जो है वो मेथड है नालसा, और 1987 के एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। और नालसा जो है वो क्यों बनाया गया था, तो ये बताना है दोस्तों। बहुत ही सिंपल स्टैटिक सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में जानते हो कि नालसा का मतलब जो है वो बेसिकली क्या है। नालसा का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसका मतलब इसको क्यों बनाया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को, ताकि जो पुअर लोग हैं वो खर्चा नहीं कर सकते और वकील नहीं लेके आ सकते, तो उनको फ्री पुअर एड जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आप कह सकते हो जो लोग पुअर हैं, वो गरीब हैं, उनको फ्री लीगल एड जो है वो यहाँ से मिल जाएगी, वो फ्री में जो है वो वकील यहाँ से कर सकते हैं, सरकार जो है वो उनको उपलब्ध करवाएगी। तो ये है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब एप्लीकेशन के माध्यम से भी जो है आप ये काम कर सकते हो, मतलब और भी आसान कर दिया है। तो फ्री लीगल एड मिलती है इसके थ्रू गरीब बंदों को या नीडी पीपल को, ताकि कोई भी, या उनको कंपनसेशन लेना है विक्टिम को, उनका नुकसान हो गया, तो वो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इस एप्लीकेशन का एक और भी लाभ है कि आप लाइक आपके दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट है, तो एक मीडिएशन चाहते हो, एक बंदा अपॉइंट कर दे सरकार, मतलब कोर्ट, तो वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपने कोई एप्लीकेशन दी थी, वो कहाँ तक पहुंची, वो भी यहाँ से चेक कर सकते हो।
कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है वो भी यहाँ पे आप करवा सकते हो। मतलब अलग अलग तरह की चीजें, अलग अलग तरह की सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हो। आपने एक दोस्तों याद रखना है आर्टिकल 39, बहुत बार पूछ चुके हैं, आर्टिकल 39A वो क्या पूछा गया है कि नालसा के अंदर जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं पुअर पीपल को, जो फ्री एड दी जा रही है वो क्या है? वो फंडामेंटल राइट है, वो डीपीएसपी है, वो फंडामेंटल ड्यूटी है, या क्या है? तो आंसर क्या होगा? वो डीपीएसपी है, क्योंकि कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा है? आर्टिकल 39A कि ये सरकार की ड्यूटी है कि उन्होंने फ्री लीगल एड जो गरीब बंदा है उसको प्रोवाइड करनी है, ताकि जस्टिस हम क्या कर सके, प्रमोट कर सके। ऐसा ना हो कि जो अमीर बंदा है वहीं जो है वो जस्टिस लेके चला जाए, गरीब बंदे के लिए भी यार न्याय तो न्याय ही है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आर्टिकल 39A डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों इस मोबाइल एप्लीकेशन नालसा के थ्रू जो है वो आप लीगल असिस्टेंस, लीगल एडवाइस, कोई भी हेल्प जो है वो ले सकते हो लीगल तौर पे। तो बहुत सी चीजें आपको नालसा के बारे में आज क्लियर हो चुकी होंगी जिन बच्चों को नहीं पता था, और मैं आपको बता देता हूं कि नालसा जो है वो दोस्तों कौन से ईयर में बनाया गया था? 1995 में। लेकिन इसका जो एक्ट है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है वो कौन से ईयर में आया था? 1987 में। और इसका मेन मकसद यही है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और लोक अदालत का निर्माण कर सकें जहां पे जल्दी से फैसले लिए जा सकें या डिस्प्यूट जल्दी से सॉल्व किए जा सकें। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको कवर कर लिया, तो ध्यान से इसको पढ़ के आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। एक बुक दोस्तों रिलीज की गई है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। तो नाम से पता लग रहा है इसमें मोदी गवर्नमेंट की प्रेज की गई है, 7 साल के अंदर उन्होंने क्या काम किए हैं, क्या क्या थीम्स चुने हैं, किस तरह से उन्होंने जो है वो प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया है। और ये बुक दोस्तों रिलीज्ड पूछा है, लिखा नहीं पूछा। इसके पीछे कारण है क्योंकि ये बुक तो यार 28 लोगों ने लिखी है, तो आप 28 नाम तो याद नहीं करोगे। तो इसका मतलब हमें सिर्फ यही याद करना है कि ये बुक किसकी तरफ से रिलीज की गई है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी की तरफ से रिलीज की गई है। बहुत ही अच्छा सुंदर सा कवर पेज आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सेलरेटिंग इंडिया की किस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है पिछले 7 सालों से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। और इस बुक को एडिट किसने किया है? केजे अल्फोंस, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रिटायर हो चुके हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, इवन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और अजीत डोवाल जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी तरफ से इस बुक को फॉरवर्ड भी किया गया है। तो आप देख सकते हो पहली कॉपी इस बुक की आरिफ मोहम्मद खान को दी गई है, जो कि गवर्नर हैं केरला के। 25 ऐसे हैं दोस्तों इसमें, 25 अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड, और 28 बंदों ने इस बुक को लिखा है। केजे अल्फोंस जो कि रिटायर्ड आईएएस और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से इस बुक को एडिट भी किया गया है। और इस बुक के अंदर नाम से पता लग रहा है वेरियस इनिशिएटिव जो कि मोदी गवर्नमेंट की तरफ से किए गए पिछले 7 सालों के अंदर, उसके बारे में बताया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना ही याद कर लें जितना स्लाइड में लिखा हुआ है। कौन सी स्टेट ने दोस्तों इंट्रोड्यूस किया है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम वाटर सप्लाई बिल्स के लिए अपने सारे गांवों के अंदर? तो अपने सारे गांवों के अंदर आप जो है वो अब उस स्टेट के अंदर अगर बिलोंग करते हो तो अपने वाटर बिल्स, जो पानी का बिल आता है, वो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हो। और इसके लिए स्टेट ने एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप भी किया है, ये भी आपने याद रखना है। और ये स्टेट है दोस्तों पंजाब गवर्नमेंट। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। और आपको पता होना चाहिए 2022 में पंजाब में इलेक्शन भी हैं। तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें आप अभी देखोगे ज़्यादातर जो स्टेट न्यूज़ में रहेंगी वो पंजाब, उत्तर प्रदेश न्यूज़ में रहेंगी, क्योंकि इनमें क्या है, इलेक्शंस हैं। तो आप देख सकते हो पंजाब टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन पेमेंट ऑफ वाटर सप्लाई बिल्स इन विलेजेस। तो इसमें एक रखा गया है कि एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप करके उनके नोडल पॉइंट्स के थ्रू जो है वो पेमेंट की जा सकती है। मतलब बैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है एचडीएफसी रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाटर बिल अथॉरिटी वाले होंगे, ये एक एसएमएस भेजेंगे कस्टमर को कि आपका इतना बिल आया है, साथ में ऑनलाइन बिल पेमेंट का एक लिंक भी भेजेंगे, वो भी एसएमएस के थ्रू। तो इसके थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हो, मतलब आपको बिल मोबाइल में मिल जाएगा और मोबाइल से ही आप पेमेंट जो है वो आराम से कर सकते हो। और इसका फिलहाल जो है वो आप कह सकते हो डेमो फेज चल रहा है, मतलब पायलट फेज चल रहा है इसका, और 7 महीने तक चलेगा दोस्तों, 7 मंथ्स तक इसका पायलट फेज चलेगा। और ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम जो है फिर वो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो पूरे सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट कर दिया जाएगा। 23 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, रिसेंटली जो मलेरकोटला को बनाया गया, हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था। तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्टार्ट कर दिया जाएगा। और आप कह सकते हो कि जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, फिर वो क्या करेंगे? फिर होगा कि जो रेवेन्यू कलेक्टर करते हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की तरफ से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, उनको पीओएस मशीन देके भी भेजा जाया करेगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ताकि उसमें जो है वो स्वाइप करके भी जो है वो आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह की सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। चीफ मिनिस्टर आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, और गवर्नर जो है वो यहाँ पे वीपी सिंह बदनौर हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Athletics Federation of India has declared which day of the year as the National Javelin Throw Day? तो javelin तो यार मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, उसके नाम से अब हर साल एक दिन भी मनाया जाया करेगा।
तो आपने याद रखना है जिस दिन नीरज चोपड़ा एक मैं कहूंगा कि मोदी जी से भी ज्यादा फेमस नाम हो चुका है। नीरज चोपड़ा जो कि सिर्फ 23 साल के हैं दोस्तों, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है, एकमात्र गोल्ड मेडल टोक्यो ओलंपिक्स का जो इंडिया में आया है। जेवलिन थ्रो में दोस्तों वो मेडल जीता है। और मैं आपको याद दिला दूं कि वो 7 अगस्त को दोस्तों इंडिया ने जीता था, तो 7 अगस्त को ही हम क्या मनाया करेंगे, नेशनल जेवलिन थ्रो डे। और हर साल, इस साल तो नहीं मनाया, इस साल तो मेडल ही आया दोस्तों, तो इसका मतलब 2022 से इसको मनाया जाया करेगा। तो आपने याद रखना है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया 7 अगस्त को हर साल जो है वो नेशनल जेवलिन डे मनाया करेगा, क्योंकि गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था इसी दिन। और वो पहले ऐसे इंडियन एथलीट की बात करूं, पहले ऐसे इंडियन एथलीट बन चुके हैं इंडिपेंडेंट कंट्री के पूरी हिस्ट्री में, जिन्होंने एथलेटिक्स के अंदर मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो ये आपने याद रखना है। और वैसे वो दूसरे इंडियन हैं जिन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग के अंदर, आप याद रख सकते हो 2008 की ओलंपिक्स हुई थी बीजिंग के अंदर, उसमें जीता था। और नेशनल जेवलिन थ्रो डे जो है वो 7 अगस्त 2022 से मनाया जाया करेगा, ये आपने याद रखना है। और एक पॉइंट और बता दूं, वैसे मैं नीरज चोपड़ा के बारे में काफी बार जो है वो डिस्कस कर चुका हूं कि इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी जीत चुके हैं, और भी अवार्ड जो है वो जीत चुके हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर जो है वो सूबेदार के रैंक के ऊपर भी अपॉइंट किए गए थे 2016 में। कौन सी राइफल, कौन सी कैटेगरी राइफल्स के अंदर आते हैं, राजपुताना राइफल्स के अंदर आते हैं, ये याद रखना है, राजपुताना राइफल्स। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखना है, रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा कि आपको एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन याद रख सकते हो अगर रखना है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो रविंदर चौधरी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। 1946 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सतनव पॉलिसी 2021 जो है वो अभी न्यूज में चल रही थी, वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों एसएटी का मतलब है सैटेलाइट, ध्यान रखना है। नव एनएवी का मतलब है नेविगेशन, तो आंसर क्या होगा, सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा दोस्तों। तो आप देख सकते हो सतनव पॉलिसी 2021 जो है वो हमारे नेविगेशन सेक्टर को और आगे बढ़ाएगा। और ये पॉलिसी का अभी जो है वो रफ वर्क तैयार किया गया, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया 2021 का, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है उसकी वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया, ताकि लोग अगर कोई ओपिनियन देना चाहते हैं तो इसके अंदर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। और दोस्तों इससे क्या होगा, क्वालिटी एनहेंसमेंट होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, हम जो है वो प्रमोट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। और क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस जो है वो ग्लोबल यूजेस के ऊपर आ रहा है, जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है कि नेविएक है हमारा जो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टेलेशन। तो ये ग्लोबल लेवल पे जो है वो चाहता है कि और भी कंट्रीज इसको अपनाएं, तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो यही मोदी जी का सपना है कि हम क्या बने, सेल्फ रिलायंट बन जाएं। और पॉलिसी ये भी जो है वो इंश्योर करती है कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ताकि हम जो है वो स्टार्टअप्स भी इसके अंदर इंक्रीज कर सकें और पूरे इंडिया के अंदर नई नई एप्स और नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लेके आ सकें। तो ये सतनव पॉलिसी जो है वो याद रखनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस आप कह सकते हो या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कह सकते हो। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो 1972 में जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। इसके सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सिवान हैं, जो कि इसरो के भी हेड हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे, बेंगलुरु, जहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर। तो याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की हम बात कर रहे थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ट्राइफेड, जो कि आप कह सकते हो एक ही ऑर्गेनाइजेशन मात्र जो ट्राइबल्स के लिए काम करती है। और कौन सी स्टेट ने ये कोलैबोरेशन किया है कि हम वंदन विकास केंद्र क्लस्टर जो है वो खोलेंगे और 5 ट्राइबल फूड पार्क्स भी खोलेंगे, ताकि ट्राइबल्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। और दोस्तों ये स्टेट कौन सी है, असम। चाहे उतना ही क्वेश्चन याद कर लें जितना आपको स्लाइड में दिख रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वंदन विकास केंद्र क्लस्टर जो है वो असम के अंदर बनाने हैं, ताकि जो ट्राइबल्स हैं वो अपनी इनकम को यहाँ पे बढ़ा सकें। क्योंकि क्या होगा कि एक कॉमन फैसिलिटी मिल जाएगी आपको असम के अंदर, जहाँ पे आप अपने सामान को हैंडल कर सकते हो, पैकेजिंग आपको मिल जाएगी, टेस्टिंग मिल जाएगी एग्री प्रोडक्ट्स की, ताकि आप जो है वो उस सामान की अच्छी मार्केटिंग कर सको और अच्छी जो है वो क्या हो सके, आप कह सकते हो कि ब्रांडिंग हो सके। इससे क्या होगा कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी इनकम यहाँ पे बढ़ सकती है। और ट्राइफेड का मतलब दोस्तों आपको पता ही है, यहाँ पे ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ असम ने कहा है कि हम वंदन योजना को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि फॉरवर्ड लिंकेजेस जो हैं वो हो सके। मतलब कह सकते हो कि जैसे वहीं जो मैं आपको बता रहा था कि हैंडलिंग हो सके, पैकेजिंग हो सके, टेस्टिंग हो सके, मार्केटिंग ब्रांडिंग हो सके, तो इन चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। और ये दोस्तों असम इसलिए भी क्योंकि असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का एक आप कह सकते हो
मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया जहाँ पे सबसे पहले चीज़ें जो है वो असम के अंदर ही होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को और डेवलप करने के लिए भी ये जो है वो यहाँ पे फूड पार्क और ये वंदन विकास केंद्र क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। तो सिर्फ याद रखना है यहाँ पे ट्राइफेड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्राइफेड एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जब हम बात करते हैं, और ये ट्राइबल्स के लिए काम करती है, और इसके हेड जो है वो प्रावीर कृष्णा है, ये याद रखना आपने। और इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1987 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? न्यू दिल्ली। और दोस्तों असम के बारे में याद रख सकते हो, चीफ मिनिस्टर जो है वो हिमंत बिस्वा है। हिमंत बिस्वा जी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, और इसके जो गवर्नर हैं वो जगदीश मुखी हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दोस्तों 7 नेशनल पार्क। रिसेंटली जो ऐड किए गए हैं वो हैं रायमोना नेशनल पार्क, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिल जाएगा काजीरंगा, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, मानस नेशनल पार्क, ये भी सबको पता है, नमेरी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा, औरांग, औरांग मतलब राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क आपको मिल जाएगा। तीन तीन एक रह गया यहाँ पे, कौन सा रह गया यहाँ पे? रायमोना, दहिंग, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, और एक आपके पास बचा है दिब्रू सैखोवा। दोस्तों दिब्रू सैखोवा जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यहाँ पे नेशनल पार्क। तो 7 नेशनल पार्क है असम के अंदर। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जो है वो एक मीटिंग की गई, आप कह सकते हो एक वेबिनार किया, एक सेमिनार किया गया है, और सेमिनार का नाम क्या है? इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, की समुद्र के अंदर हमने सिक्योरिटी को इंक्रीज करना है, इंटरनेशनल कॉपरेशन हम बढ़ा सकते हैं इसके थ्रू। और आप मतलब इसको नोट करना है आपने कि मोदी जी, जो कि हंसता हुआ चेहरा आप यहाँ पे देख रहे हो, क्योंकि इंडिया के पास जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है दोस्तों अगस्त महीने की, याद रखना आपने। क्योंकि 2021 और 22 के लिए इंडिया 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है इंडिया, तो 2 साल के लिए। तो उसमें बाय रोटेशन हर महीने जो है ये प्रेसिडेंटशिप चेंज होती है। जैसे जुलाई के महीने की फ्रांस के पास थी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे होता है कंट्री के, तो इससे पहले फ्रांस की, तो एफ के बाद आई, जी एच पे कोई कंट्री नहीं थी इसमें, तो आई पे आ गया, आई पे इंडिया आ गया, तो इंडिया को मिल गई अगस्त की। तो मोदी जी ने इसके ऊपर स्पीच दी है, आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी के ऊपर, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, और 5 प्रिंसिपल्स उन्होंने जो है वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को और प्रमोट कर सकते हैं, कॉपरेशन जो है वो बढ़ सकती है। और मोदी जी ऐसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ओपन डिबेट की है, तो ये आप याद रख सकते हो। और मोदी जी ने जब इस प्लेटफॉर्म के अंदर ये बताया कि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी कर लेके ये विजन लेके आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट है हमारी, इसको अडॉप्ट किया जाए, तो ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का डॉक्यूमेंट जो मोदी जी ने पेश किया मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अडॉप्ट कर लिया। मतलब जो मोदी जी ने पेश किया वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये भी आपने जो है वो थोड़ा सा याद रखना है। मतलब मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके पहली बार कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिश होगा, और वो मोदी जी की तरफ से दिया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको पब्लिश किया। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं दोस्तों, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट हैं। और नॉन परमानेंट का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 साल का, जिसमें इंडिया का अभी हिस्सा जो है वो चल रहा है। और इसको 1945 में बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है दोस्तों। और इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में कौन है? ये याद रखोगे, टीएस त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कवर कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट के ऊपर आते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, और हमारी फ्रीडम सेल का फायदा उठा लें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट ले लें, 70% डिस्काउंट मिल जाएगा। 16 अगस्त तक आपके पास टाइम है इस ऑफर को लेने का, जो कि सबसे कम प्राइस पे आपको अफेयर्स क्लाउड के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। और इस कोड का यूज कर लें H10 का, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना, उसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है मोदी जी की तरफ से, ये यूपी में लॉन्च किया गया, याद रख सकते हो। और पहली बार इसको कब लॉन्च किया गया था, आपने ये बताना है, ओरिजिनल ईयर जो है वो इसका कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, तब भी जो है वो कहां से लॉन्च किया गया था? यूपी में से ही इसको लॉन्च किया गया था। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि तब भी यूपी के इलेक्शन जो है वो हुए थे, अब भी यूपी में इलेक्शन होने हैं, तो मतलब दोनों बार इलेक्शंस के टाइम पीरियड पे। और यूपी में तब जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था बलिया डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन अब इसको स्टार्ट किया गया है महोबा डिस्ट्रिक्ट से। ये मतलब आपने थोड़ा सा याद रखना है, जो यूपी के स्टूडेंट है वो थोड़ा सा फोकस करेंगे। इससे क्या होगा कि गैस सिलेंडर जो है वो दिया जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन इस बार जो है वो सरकार ने टारगेट जो है वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंगली जो है वो इसमें बढ़ा दिया है। तो आप देख सकते हो 10 मिलियन एलपीजी जो कनेक्शंस हैं वो प्रोवाइड करने हैं बेनिफिशियरीज को, खास करके जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनको जहां से फायदा मिल सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो इसको आगे बढ़ाएगी। और न्यू यूनियन मिनिस्टर कौन है इसके? हरदीप सिंह पुरी जी।
हरदीप सिंह पुरी जी, और उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हरदीप सिंह पुरी जी की, आप कह सकते हो राज्यसभा के मेंबर हैं वो उत्तर प्रदेश से ही। और टैगलाइन क्या है? स्वच्छ ईंधन, अच्छा ईंधन होगा, स्वच्छ होगा, उसमें कार्बन नहीं होगा, बेहतर जीवन, मतलब उसको आप बेहतर जीवन आगे कर सकते हो, और ताकि आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। और इसमें एक वन टाइम असिस्टेंस भी देते हैं दोस्तों, 1600 रुपए पर हाउस होल्ड जो है वो दिए जाते हैं, ताकि कल को आपने चूल्हा लेना है और चीजें लेनी है तो वो भी आप यहाँ से खरीद सको, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है दोस्तों स्कीम का, कि हमने जो है वो एक अच्छा कुकिंग फ्यूल जो है वो प्रोवाइड करना है एलपीजी के तौर पे रूरल एरिया में, जहां पे ये अवेलेबल नहीं है, जहां पे वो लोग जो है वो काऊ डंग का यूज करते हैं, कुछ और यूज करते हैं, जिससे इन्वायरमेंट जो है वो खराब होता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और जो 1 वर्जन था, मतलब 1.0 था, उसमें 8 करोड़ लोगों को एलपीजी सिलेंडर देने थे, इसमें 10 मिलियन एलपीजी सिलेंडर्स देने हैं। तो ये टारगेट जो है वो आपने जरूर याद रखना है, ये आपको पूछा जा सकता है। अब आते हैं वन लाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और उसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि जो बीडी मिश्रा जी हैं और गंगा प्रसाद जी हैं, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, कौन से स्टेट का? मिजोरम का और मणिपुर का रिस्पेक्टिवली। तो आप कह सकते हो जो बीडी मिश्रा जी हैं वो करंटली जो हैं वो गवर्नर कौन सी स्टेट के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। उनको साथ में एक्स्ट्रा चार्ज किसका मिल गया? मिजोरम का। और मिजोरम के गवर्नर कौन थे? हरि बाबू खंबापति जी। तो याद रखना है, हरि बाबू खंबापति जी, जो अभी आप कह सकते हो कि शायद इस पद पे दोबारा ना आ सकें, तो एडिशनल चार्ज जो है वो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को दे दिया गया है, मिजोरम का, ये याद रखना है। गंगा प्रसाद जी, जो आप कह सकते हो कि किसके गवर्नर थे? वो थे सिक्किम के। तो उनको भी जो है वो दोस्तों एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया है, किसका? मणिपुर का। मणिपुर की थी नजमा हेप्टुला, तो उनको भी शायद जो है उनकी एब्सेंस में जो है वो अब ये एडिशनल चार्ज गंगा प्रसाद के पास रहेगा। बस इतना याद रखना है, कौन सी स्टेट के वो गवर्नर हैं, कौन सी स्टेट के एक्स्ट्रा चार्ज उनको दिया गया है, तो उनके भी कौन थे पहले। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को लॉन्च किया है, वेस्ट टू एनर्जी बायोमेथनेशन प्रोजेक्ट, मतलब जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करो एनर्जी में, तो हम आपको जो है वो कम इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा प्रोवाइड करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से किया गया है, ताकि वो कंपनीज, उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हो सके जो वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में याद रखना है, राजकुमार सिंह जो है वो इसके यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी मिलेगी आपको? आरा, बिहार के अंदर। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं कि 2021 का जो सेंसस होगा वो ऐसा पहला इंडिया का सेंसस होगा, डिजिटल सेंसस होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इसके बारे में खास जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हो 2021 का सेंसस इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस होगा। और दोस्तों याद रखना ये कौन सा सेंसस है? 16th सेंसस है। और आपको बताना चाहिए कि सबसे पहला सेंसस इंडिया में 1871-72 में आया था, 72 में पब्लिश किया गया था। और सबसे पहला सेंसस जिसमें सारा डाटा था, सिंक्रोनाइज सेंसस था, प्रॉपर तरीके से बनाया गया था, वो 1881 में आया था। तो अगर आप 1872 से लेके अब तक काउंट करोगे तो ये 16वां मतलब 16th सेंसस आएगा जो 2021 का अभी चल रहा है। ये पहला डिजिटल सेंसस होगा। क्यों डिजिटल होगा? क्योंकि इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा, या पोर्टल के ऊपर डायरेक्टली आप लोग जो है वो वहां पे जानकारी दोगे तो उसके थ्रू आएगा। लेकिन डाटा सरकार रिलीज कब करेगी? 2024-25 में रिलीज करेगी। और आपको पता होना चाहिए कि आजादी के बाद ये कौन सा सेंसस होगा? 8th सेंसस होगा, क्योंकि आजादी के बाद पहला सेंसस 51 में आया, फिर उसके बाद 61 में, क्योंकि 10-10 साल के बाद आता है 71, 81, 91, उसके बाद 2001, 2011। तो अगर आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 तो हो चुके हैं, ये 8वां सेंसस होगा। तो दोस्तों इसमें बहुत ही चीज नोट करने वाली है कि 18 लैंग्वेज में, 22 लैंग्वेज में से 18 लैंग्वेज में और एक इंग्लिश में, मतलब टोटल कितनी लैंग्वेजेस होगी? 19 लैंग्वेजेस होगी। मतलब जो आप कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां शेड्यूल पढ़ते हो उसमें आपको पता है 22 लैंग्वेजेस रजिस्टर हैं, उन 22 लैंग्वेजेस में से 18 लैंग्वेज में ये सेंसस जो है वो आएगा, और एक इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश 22 में नहीं आती, मतलब इंग्लिश 8वें शेड्यूल में नहीं है, तो इंग्लिश को अलग से काउंट करेंगे तो 19 हो जाएंगी। और मैं आपको एक जानकारी और दूंगा कि 2011 का जो सेंसस था वो सिर्फ 16 लैंग्वेज में जो है वो पब्लिश किया गया था, इंग्लिश को इंक्लूड करके, लेकिन ये 19 लैंग्वेज में हो रहा है, मतलब 3 और लैंग्वेजेस जो है वो आएंगी। और पहली बार हो रहा है कि इसमें अगर कोई ट्रांसजेंडर है, वो मतलब अपने घर को लीड कर रहा है, तो उसकी भी एक नई कैटेगरी थर्ड जेंडर के बेसिस पे काउंट किया जाएगा। वो आपको शायद बताने की भी जरूरत नहीं है, थर्ड जेंडर इंक्लूड कर दिया है, तो सेंसस के अंदर भी उसको इंक्लूड कर दिया है। तो ये याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक मोमेंडम साइन किया है, ताकि हम वेदर और मॉनसून फोरकास्ट को बहुत अच्छे से पब्लिश कर सके। एक सिंपल है, बस इस लाइन को पढ़ लें, और ये टाई अप इंडिया और यूएसए का है। नेक्स्ट, नबार्ड ने एसबीआई के साथ और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथ टाई अप किया है, ताकि जो हमारे पास जेएलजी हैं, मतलब ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वैसे ही ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप होते हैं जो आगे लोन प्रोवाइड करते हैं। तो नबार्ड,
एसबीआई और जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक जो है वो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को लोन प्रोवाइड करेंगे ताकि ये आगे पैसा दे सकें किसको, मार्जिनल फार्मर्स को, छोटे फार्मर्स को, या आप कह सकते हो जो फार्मर्स जमीन किराए पे लेके काम कर रहे हैं उनको पैसा दे सकें, तो उसके लिए ये किया गया है। तो नाबार्ड के बारे में याद रखना है दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पे इसको बनाया गया। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और जी आर चिंताला जो है वो इसके हेड हैं। नाबार्ड, फिर से नाबार्ड की बात हो रही है, उन्होंने ऑलमोस्ट 188 करोड़ रुपए जो गोवा को दिए हैं आरआईडीएफ फंड के थ्रू। मतलब गोवा को ये पैसा मिला, आरआईडीएफ का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें कि 1995-96 में इस फंड की स्थापना की गई थी ताकि स्टेट जो है, या आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट है या स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशंस हैं, वो लो कॉस्ट पे जो है वो फंड प्रोवाइड कर सके उन प्रोजेक्ट्स को जो कि इरिगेशन से रिलेटेड होगा, सॉइल से रिलेटेड होगा, रूरल या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। तो इसकी स्थापना 1995-96 में की गई थी। और नाबार्ड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, गोवा के बारे में देख सकते हो, नए गवर्नर गोवा के कौन है, श्रीधरन पिल्लाई। तो दोस्तों याद रखना है श्रीधरन पिल्लाई, और चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है यहाँ पे कौन है, प्रमोद सावंत, और यहाँ पे आपको मिलेगा मोलम नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों। 11 अगस्त 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि CRAR क्या चीज है जो कि बिजनेस और बैंकिंग में यूज की जाती है। तो बैंक कितना रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे के ऊपर, उसको हम जनरली क्या कह देते हैं, CRAR। मतलब अगर वो पैसा डूब भी जाता है तो बैंक को ऐसा कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा, मतलब बैंक संभल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा सॉल्वेंट जो है वो नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, आप कहते हो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कहा जाता है इसको, इसको CRAR भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। और इसको यूज किया जाता है कि जितना फंड बैंक के पास है, लाइक कैपिटल फंड जो बैंक के पास है, डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट, मतलब जो वो एसेट जो लोन होगा उसमें रिस्क है उसको डिवाइड कर लेते हैं और एक परसेंटेज निकल आती है। तो वो परसेंटेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम सेटअप करते हैं। और इसका मतलब है कैपिटल टू एसेट रेशो, मतलब कितना एसेट जो है वो हमारे पास आ सकता है, कितना जो है वो हमारे पास नुकसान हो सकता है। और ये सेंट्रल बैंक्स की तरफ से डिसाइड किया जाता है कि बैंक्स ने कितने परसेंट जो है वो रिस्क ले सकते हैं वो। जैसे कि बेसल 3 नॉर्म है हमारे पास, बेसल 3 नॉर्म्स, तो उसके अंदर बताया हुआ है कि सारे बैंक्स ने वर्ल्ड वाइड जो है वो 8% जो है वो CRAR या CAR मेंटेन रखना है। लेकिन आरबीआई ने सेफ साइड होके चला है और आरबीआई ने कहा है कि हम कितना रखेंगे, 9%। जितने भी इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होंगे वो 9% CRAR रखेंगे, लेकिन अगर वो पब्लिक सेक्टर बैंक भी है साथ में तो 12% जो है वो हम रखेंगे। तो मतलब ये उनकी तरफ से कहा गया है, तो ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंटली। तो आंसर ए होगा दोस्तों इसका। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से बहुत ही सिंपल है कि कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक के साथ जुड़े, वो पहली बार इंक्लूड किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी खत्म कर दी गई है और प्लानिंग कमीशन को भी खत्म कर दिया। तो इंडिया के अंदर आजकल 5 ईयर प्लान नहीं बनते, 5 ईयर प्लान नहीं बनते। और लास्ट जो 12th 5 ईयर प्लान आया था उसका टाइम पीरियड था 2012 से लेके 17 तक। तो 17 के बाद हमारे पास कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं है, लास्ट 12 था। तो आपने बताना है फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो सिस्टम है वो कौन से प्लान के अंदर पहली बार ऐड किया गया था। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यार इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यही 3 चीजों की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। वीडियो को आगे देखने के लिए, लाइक और वीडियो जो हमारी आती हैं उसको देखने के लिए आप इस बेल बटन को प्रेस कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। आप पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। और दोस्तों हमारी फ्रीडम सेल चल रही है, इसमें आपको बहुत ही कम प्राइस पे 70% मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है जो कि आज तक कभी भी नहीं हुआ। 16 अगस्त तक आप इसको अवेल कर सकते हो, इस ऑफर को बेनिफिट जरूर मिलेगा और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। इस कोड को यूज करना है, हमेशा मिलेगा ASH10 से। और हमेशा हंसते रहें, हंसते रहोगे तो आप अपने एग्जाम को जल्दी क्रैक कर लोगे दोस्तों। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर हंसोगे और वीडियो को देखोगे तो आप एग्जाम को जल्दी क्रैक कर लोगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।